जैसा कि अनाउंस किया गया था, आज विश्व अस्थमा दिवस है और इस अस्थमा दिवस के चलते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ एक होटल में हुई थी, जिसको डॉक्टर BL मथुरिया जी ने संबोधित किया था। हमने एक पोस्ट भी उसके लिए डाला था और ये अनाउंस किया था कि अस्थमा को समझने के लिए, उसके लक्षणों को समझने के लिए, उसका उपचार कैसे हो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने डॉक्टर BL मथुरिया जी से कल अपॉइंटमेंट लिया था। और बड़ी खुशी की बात है कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन होने के बावजूद भी आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर स्वागत है। डॉक्टर साहब जो है, उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, सवाई माधोपुर में भी और स्टेट लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर BL मथुरिया का एक नाम चलता है। आप MBBS हैं, MD हैं। उसके अलावा ख़ास बात यह है कि आप श्वास जो रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। 1982 से आप इसी फील्ड के अंदर हैं और कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार और सिंपोजियम में आपकी हाज़िरी हुई है। ख़ासतौर से इंटरनेशनल बैनर्स में आप स्वीडन गए हैं और हांगकांग में भी आपने अपने स्पेशलिस्ट होने की साथ में जो है कई सारे जो उन्होंने प्रोग्राम्स लिए हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सिटीजन न्यूज़ सर्विस जो है उनके संस्थापक है बॉबी रमाकांत। वो लिखते हैं, भारत सरकार और अन्य 194 देशों की सरकारों ने 2030 तक गैर संक्रामक रोग जैसे कि दमा और अस्थमा से होने वाली असामयिक मौतों को 1/3 कम करने का वादा किया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का लक्ष्य ये है कि दीर्घकालीन श्वास रोगों जैसे दमा और अस्थमा से होने वाली असामयिक मौतों को 2025 तक 25% कम करने की बात है। लेकिन बिना पक्की जांच और प्रभावशाली इलाज के ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग अस्थमा से हर साल मर जाते हैं। वहीं एक सर्वे के मुताबिक अभी लेटेस्ट में जो है वो विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग अस्थमा के पेशेंट हैं और भारत में लगभग जो है वो 3 करोड़ अस्थमा के पेशेंट हैं। तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का यहाँ स्वागत करते हैं और उनसे शुरुआत में तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा है क्या और ये कहाँ से इसकी उपज हुई, किस तरह से ये आया और किस तरह से नेशनल पॉलिसी इस बारे में बनी कि अस्थमा से जो मौतें हो रही हैं उनको रोकना चाहिए। तो ये कहाँ से शुरू हुआ बेसिकली और है क्या ये? आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो जनमानस में जानकारी का अभाव है या इलाज संबंधी जो भ्रांतियाँ हैं उस बारे में अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूं। अस्थमा एक श्वास रोग है। इसमें रोगी को सांस छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आती है। यह किसी भी उम्र में, छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक हो सकता है। इसकी बहुतायत सामान्यतः जो अपन कह सकते हैं स्लम एरियाज़ में या स्मोकिंग करने वाले लोगों में पाई जाती है। साथ में ये जो अस्थमा है, इसमें श्वास का दौरा जो पड़ता है वो हमेशा नहीं रहता, कभी होता है अपना आप या दवा ठीक होता है लेकिन फिर दोबारा होता है। तो इस प्रकार से एपिसोडिक आना और जाना इस सांस अस्थमा का विशेष लक्षण है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लगभग 2 साल के आसपास के, उनको पसलियाँ चलती है और जिसे हम गांव की भाषा में डबल निमोनिया बोलते हैं। तो पहले बच्चों में अस्थमा को और पता करने का जो साधन थे वो कम थे, इसलिए निमोनिया करके और इलाज चलता था, बार बार इंजेक्शन लगते थे। लेकिन अब ये देखने में आया है कि वो अर्लीस्ट फेज होती है जबकि बच्चे को अस्थमा का प्रकोप चालू हो जाता है। तो अस्थमा की सिंपल दवाइयाँ देते हैं, उससे आराम हो जाता है। इस प्रकार से अस्थमा को अपन और पता कर सकते हैं। तो अस्थमा, ये बताएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी अस्थमा की, कि ये लगभग कब से अस्थमा जैसा रोग जो है वो आया है और क्या कुछ है इसके पीछे? अस्थमा की जो हिस्ट्री है इस बारे में तो कोई पर्याप्त हमारे पास में आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि श्वास रोग का जो एविडेंसेज हैं इतिहास में, लिटरेचर में बहुत पुराने हैं।
अपने गाँव में ही देखा जाए तो हम जिसे बोलते हैं ना आटा पड़ गया सर्द गर्म का, वो देखा जाए तो एक हल्का सा अस्थमा का एक प्रकोप होता है। और यही जब अस्थमा पर ध्यान नहीं देते तो बच्चे से लेकर के बड़े तक को परेशान करता है और उसके विकास रुकता है। साथ में उसके कार्यशैली कम हो जाती है, अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, घर का आदमी बीमार होता है तो घर की हालत भी कमज़ोर होती है। और ये तो वर्षों से चला आ रहा है, इसमें स्पष्ट कहना एविडेंस तो है नहीं है। डॉक्टर साहब, एक फिगर ये आया था, अभी हम लोग थोड़ा पढ़ रहे थे, कल भी हम लोगों ने रिसर्च किया तो कि पिछले 5 साल में इंडिया में भी लगभग 20% मरीज़ बढ़े हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पोल्यूशन है या जैसे आपने स्मोकिंग और भी जो इश्यूज़ हैं, तो क्या कुछ 20% ये जो फिगर बढ़ रहा है 5 साल में, ये क्या है? 20% जो बढ़ने का आंकड़ा है कितना सही है ये थोड़ा विवेचन का विषय होता है, लेकिन निश्चित रूप से केसेस बढ़े हैं। अब केसेस बढ़ने के पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पहले शायद कई बार अपने गांव में अपन कहते थे कि तबीयत खराब हो गई और हवा लग गई, ऊपर का हो गया, ऐसे कर टाल देते थे या और कारण होंगे, लेकिन चूँकि एक तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, साथ में इलाज तक अप्रोच बढ़ी है, तीसरा उसको जाँच करने के साधन बढ़े हैं। इसलिए केसेस तो निश्चित से पहले से बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो जीवन शैली का बदलाव है उसका भी इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिस प्रकार से यूँ कहें, जैसे आजकल कुछ केसेज में देखने को मिला है कि जो आइस कोल्ड वाटर पीते हैं, पसीना आ रहा है तब पी लेते हैं तो हो जाता है, एसी में से बाहर आते जाते हैं, इससे इम्पैक्ट आ जाता है। कुछ पर्यावरण के प्रदूषण से निश्चित से अस्थमा केसेज बढ़े हैं उसमें, और अस्थमा के साथ में और भी बीमारियाँ जो श्वास रोग की सामने आई है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर, एक मतलब उसी रिसर्च का एक पार्ट था कि महिलाओं में ये संख्या ज़्यादा है, और ये मैंने कई जगह और भी दूसरी जगह विकिपीडिया वगैरह पे भी देखा कि महिलाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ खास क्या महिलाओं में कुछ इस तरह का उनको से इस रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है मामला, क्यों ज़्यादा है? स्पष्ट रूप से, और जेंडर जो इसका जो विवेचन है वो तो इतना नहीं है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन महिलाओं में होता क्या है कि महिलाएं परिवार में अपनी समस्याओं को कहती ही नहीं है। पर हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, तो धुआं होती है, और जो कमरे अपने पहले एक तरह से बंद हुआ सीलन हुआ करते थे, तो उस प्रदूषण माहौल में काम करने से महिलाओं में ज़्यादा होती थी और अपनी बीमारी बताती नहीं थी। लेकिन जब घर में काम करने का जो बंद होता था, चूल्हा चौक बंद, तो लोग मानते थे महिलाओं को ज़्यादा होती है। और चूँकि आदमी घर से बाहर रहता था तो जो एलर्जेंस होते हैं उसको कम देखने में, कम उनका सामना होता था, इसलिए पुरुषों में कम देखा गया, और महिलाओं में भी है ऐसा नहीं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर जो है वो ये है कि क्या ये जेनेटिक भी है क्या? और मतलब किसी को है, जैसे गर्भवती महिला है कोई, तो उसका बच्चा भी क्या इससे इफेक्टिव हो सकता है क्या? जेनेटिक लेवल का कुछ है क्या इसमें इशू? यदि हम ये कहें कि 100% केसेज में अंतर करें कितने परसेंट केस कैसे होंगे, तो जेनेटिक केसेज बहुत कम है। 90% तो एलर्जिक या प्रदूषण से या स्मोकिंग हैबिट से होते हैं। कुछ केसेज में संभव है कि जेनेटिक रहा हो, लेकिन जेनेटिक ऐसा वो देखा नहीं है, उसके कारण और दूसरे रहते हैं, घर में सब लोग एक साथ रहते हैं तो उसका कॉमन एलर्जन रहा हो। लेकिन जेनेटिक कहना न तो इलाज के पर्पज से है और न ही उसको इस ढंग से देखा जाए कि एक अलग ही साइकोलॉजी डेवलप होती है, उसको रोकना चाहिए। एक सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, अस्थमा है वो एक आगे की बात हो गई, लेकिन इसको लक्षण क्या होंगे इसके, और कैसे पता लगेगा कि आदमी को? अभी एक हमारे पास एक सवाल भी आया था, कल ही सवाल पूछ लिया था उन्होंने कि वो कार में जब बैठते हैं, ऐसी चलता है तो उनको थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है। तो क्या कुछ इस तरह के लक्षणों के ऊपर कोई बात हो जाए थोड़ा? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमको ध्यान देना चाहिए, और लक्षणों से ही इसका ये मान लीजिए मेजर पार्ट पता करने का हिस्सा पूरा हो जाता है। तो अस्थमा में जैसे मैंने कहा किसी उम्र से शुरू हो जाता है श्वास रोग। हालांकि श्वास रोग और भी है, जैसे हम दमा होता है वो बड़ी उम्र में होता है, लेकिन जो अस्थमा है वो मुख्यतः एलर्जी से होता है। और एलर्जी करता है किसी चीज़ के संपर्क में आने के बाद उससे उस व्यक्ति को परेशानी पैदा होती है। अब किस स्तर पर हो सकती है? देखिए, सबसे पहले कईयों को एलर्जी होती है ना, तो श्वास का असर बाद में आता है, लेकिन कई बार खुजली होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आता है, नाक में एक तरह से सरसराहट होती है, नाक से पानी टपकता है, छींकें आती है, कई बार नाक बंद हो जाती है। उसके बाद में जो कफ ये है वो सीधा गले में जाता है, तो गले में खरखराहट होती है, खारिश होती है, सूखापन होता है और चोकिंग होने लगती है। यदि ये सब चीज़ें हैं तो पहले ये चीज़ें
वार्निंग दे देती है और उसके बाद में अस्थमा होता है। लेकिन कुछ केसेज में सीधे एलर्जी जब इसमें जाती है लंग्स में तो उसमें असर करती है। तो मैंने जब बताया ना हल्की खुलखुल खांसी जिसके साथ जैसे बुखार नहीं आता हो, या खिसखिस रहना, या खांसी आना, सूखी कपनी आना, और उसके बाद में छाती में टाइटनेस और श्वास बढ़ना। सामान्यतः शुरुआत में या बीच जो मिनिमल मॉडरेट बोले हैं तो मॉडरेट स्टेज तक आदमी को सांस छोड़ने में दिक्कत आती है, लेने में कम आती है। या एडवांस स्टेज बनती है तो सांस को और एक तरह से लेने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से मेन मुख्य चीज़ें ये हैं, खांसी है, टाइटनेस है और सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ पर हम ये भी पूछेंगे क्योंकि ये भी एक व्हाट्सएप पर सवाल आया था कि जो पालतू जानवर होते हैं उन पालतू जानवरों में भी कुछ इस तरह का संक्रमण निकलता है क्या, जिनसे जो है वो कहीं ना कहीं अस्थमा जो है होने की संभावना होती है? अपन एलर्जी के जो कारण हैं उसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण पालतू जानवर भी हैं। देखिए, जो लोग कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर पालते हैं तो वो जो इनका मल है, पंख है, ये पसीने है, ये जो डस्ट में मिलते हैं तो उसको एलर्जी का कारण बनते हैं। कईयों को निश्चित रूप से यही एक कारण होता है जिससे कि जैसे इनको जब उनको उस वातावरण से अलग कर देते हैं तो उसमें उसका आराम या उसको रिलीफ देखी गई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सपोज ये अस्थमा के रीज़न भी पता लग गए और सारी चीज़ें आपने बता भी दी। अब इलाज जो है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए इलाज का? इलाज के पहले और जो दूसरे कारण मैं बता दूं आपको, एलर्जी के जानवरों से नहीं, एलर्जी के बहुत बड़े अपन फील्ड में रहते हैं। घर में महिलाएं झाड़ू निकालती हैं तो डस्ट होती है, हाउस डस्ट। फिर बारिश के दिनों में अपन कमरे में रहते हैं तो कई जगह सीलन आती है। यदि पर्याप्त और धूप नहीं आती है, हवादार कमरे नहीं है, तो उस सीलन से फंगस पैदा होती है। आपने देखा होगा बारिश में कई बार है ना, सीलन साथ में काली काली वो पपड़ी जम जाती है, वो एक तरह की मोल्ड या फंगस होती है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे होता है। और अब क्या है कि नई जो जीवन शैली है इसमें हम लोग है ना कारपेट बिछाते हैं, गद्दे बिछाते हैं, उनकी सफाई सामान तो होती नहीं है, तो उनमें जो डस्ट बनती है उसमें फंगस बन जाती है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी कुछ केसेस में हमने देखा है कि जो नए प्रकार के तकिए आते हैं जिसमें सेमल की रुई होती है, उससे भी एलर्जी लोगों को देखी गई है। इसी प्रकार से जब से ये गाजर घास जो हम बोलते हैं ये यहाँ पनपने लगी है, या जो बबूल विदेशी पनपना, ये भी एलर्जी का बहुत बड़ा कारण है। और आज के तारीख में मेजर पार्ट जो है वो तो गाजर घास ही है, उससे पहले वो विदेशी घास बोल दो, कांग्रेस घास बोल दो, ये बहुत बड़ा कारण है कि एलर्जी सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको होने लगी है। एक चीज़ में खाली ऐड करना चाहेंगे कि ये जो पोल्यूशन जो है ना, और ख़ास तौर से जो निकलने वाला जो धुआं है उससे भी एक कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा ना। और दूसरा ये कि क्या इसमें भी प्रिकॉशन शायद हेलमेट का हो सकता है, तो शायद लास्ट में आप ये मैसेज कम्युनिकेट कर पाएँ पोल्यूशन पर क्या है मामला? पॉल्यूशन से सीधे सीधे और अस्थमा ही होता है ऐसा नहीं है, उसमें जो सिंपल ब्रोंकाइटिस से लेकर के और लंग्स में बदलाव शुरू होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जो गैसेज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये लंग्स में जा कर के और कुछ मॉलिक्यूलर लेयर पे या बहुत ही बारीक स्तर पे बदलाव करती है। उस कारण से लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्रेन में, ये ब्लड में जा नहीं पाती, इस कारण से, और एक तरह से लंग्स की न्यूमोनाइटिस, एल्वेओलाइटिस पार्ट होता है। तो अस्थमा नहीं होकर के अस्थमा की जैसी स्टेज उसमें अधिकता देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण से बीमारी बनने का। तो ये सब चीज़ें हो गई लक्षणों में, और कोई और इस तरह की कुछ जो इसके तत्व हैं उसमें कोई चीज़ अगर मिस हो रही हो तो आप उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर हम लोग इलाज के प्रोसेस पर आएंगे। फिर जैसे मैंने कहा ना कि ये जो बीमारी है इसमें खांसी है, टाइटनेस है, खुजली है, या सांस लेने में, तो इसमें होता क्या है पहले हमें ये देखना अति आवश्यक है। यूँ कहें कि जैसे ही एलर्जन शरीर में प्रवेश करता है, शुरुआत में तो आदमी को आभास नहीं होता, लेकिन एक बार उससे कांटेक्ट के बाद में जब दोबारा उसका सामना करना होता है तो महसूस होता है कि हमें कोई दिक्कत है। उस समय लंग्स में एक तरह से यूँ कहें कि जो फेफड़े की श्वास नली है वो सिकुड़ने शुरू हो जाती है। सामान्यतः क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, श्वास नली फैलती है,
सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ती है। अस्थमा में वो श्वास नली सिकुड़ने के साथ में उसमें एक्साइटमेंट आता है, वो ज़्यादा सिकुड़ जाती है, तो सांस छोड़ने में दिक्कत आती है। एक साथ में उसमें कफ की मात्रा बढ़ जाती है, और कफ ऐसा होता है जो उस समय दिखता ही नहीं है, उस समय महसूस नहीं होता, लेकिन कफ जमा है ऐसा महसूस बार कहते हैं, और बहुत चिकनापन होता है, गाढ़ा होता है, छूट नहीं पाता है, तो ऐसा म्यूकस कफ जो होता है वो उसमें बढ़ता है। तीसरा, जब इसको ध्यान नहीं देते ट्रीटमेंट में तो अंदर की झिल्लियाँ थोड़ा मोटी हो जाती हैं, इस कारण से जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कमजोर रहती है। तो ये 3 आधारभूत चेंजेज होते हैं जिसके आधार पर लक्षण पैदा होते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग है ना इलाज की बात करते हैं। एक चीज़ और आई इसी में लक्षण के अंदर ही और उससे पहले ही, क्योंकि हमने इसमें जब आपका लाइव शुरू करना था उससे पहले हमने भ्रांतिया वर्ड भी इस्तेमाल किया था। अस्थमा को लेकर के लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि ये मतलब छूने से फैल जाने वाला रोग होगा, या मतलब किसी के टच में करने में फैलने वाला रोग होगा, और भी इस तरह की कोई भ्रांतियाँ। फिर इसी में जो है वो रूढ़िवादी सोच होती है, अस्थमा हो गया तो कहीं किसी के पास ले जा करके उससे झाड़ फूक और इस तरह के मामले हैं। तो इसमें भ्रांतियों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो भ्रांतियाँ हैं उसमें तो क्योंकि अपन केवल अस्थमा की बात कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर कर दूँ। अस्थमा तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन डिजीज ही नहीं, एक दूसरे को नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है एक ही परिवार में कई केस होते होंगे, माँ को भी, बेटे को भी, बाप को भी। होता क्या है, एक ही परिवेश में रहते हैं तो उस माहौल में रहने से जो एलर्जन है वो सबको असर कर सकता है, इस कारण से वो परिवार में नजर आती है, तो नहीं होता। लेकिन बाद में जैसे कहते हैं कि बीमारी बढ़ने का, तो उसका होता क्या है कि अस्थमा से लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल होता है, न्यूमोनिया होता है, और ध्यान नहीं दे तो और बहुत सारी जैसे कई बार होता है कि कमज़ोर फेफड़े में कोई दूसरा इन्फेक्शन, मतलब इवन यहाँ तक कि टीबी केसेस की संभावना बन जाती है। टीबी होता ऐसा नहीं है, पर कमज़ोर शरीर को तो कुछ भी अफेक्ट करती है। इस कारण से उस समय तो डेफिनेटली हमको लगता है तो खुद जांच कराना चाहिए, और यदि ऐसा कोई संक्रामक रोग साथ में आता है तो बचाव करना ही चाहिए। एक सवाल यहाँ पर इसी में एक सवाल आया है, मोइन खान है हमारे, उन्होंने कि जैसे ही किसी पुरानी किताब या कपड़ों को हाथ लगाता हूँ तो छींक आने लगती है, तो क्या ये भी एलर्जी या अस्थमा का कारण हो सकता है क्या? मोहन जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने दिया है, और इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि यही चीज़ है जो कि अपने परिवेश में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती लगती है। केवल किताबों बात नहीं है, पुरानी किताब हमने सेल्फ से निकाली, उसको खोलते ही छींक आती है, तो कारण क्या है कि बहुत दिन तक जब सफाई नहीं करते हैं उसमें डस्ट जम जाती है, तो वो डस्ट केवल ऐसा नहीं कि वो 2-3-4 दिन की है, वो महीनों सालों हो सकती है। तो बारिश के समय जो डस्ट जमती है उसमें कुछ फंगस भी होती है, और वो फंगस इनहेल जैसे हम इनहेल करते हैं उससे उसमें अस्थमा कटा जाता है, छींकें आती है, मतलब एलर्जी और अस्थमा बनती है। अब इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। कई बार जो पहला अटैक आता है ना, वो तब आता है जब कोई को ऐसी घटना हो चुकी है। हम पहले गांव में रहे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि गांव में जो भंडार करते थे अनाज का, उसे बोलते थे कोठा। वो मिट्टी के बनाते थे और एक छोटा सा मुंह होता जिससे उसको भरते थे, निकालते थे। यदि वो बिना ढक्कन को थोड़ी देर खोले हुए कोई व्यक्ति तुरंत अंदर निकल जाता था तो उसको थोड़ी देर में ही एकदम से दम घुटता जा रहा था। कारण ये है कि उसमें उसका जो टेम्परेचर के कारण भी कह सकते हैं, साथ में जो इकट्ठा करने जो फंगस का असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ा सा किसी बंद कमरे खोलें, थोड़ी देर खुला रहने दें, उसके बाद ही उसमें प्रवेश करें सावधानी से। ये यहाँ तक कि अभी लेटेस्ट उसमें हम कह सकते हैं, हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो एसी को, गाड़ी को बंद करके एसी नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी गेट खुले रहने दो, थोड़ी देर तक एसी को स्टार्ट करो, फिर जब हवा बाहर हो जाए तो खिड़कियाँ बंद करो। क्यों? एसी को गरम गाड़ी को एसी चलाते हैं तो जो प्लास्टिक का मेटेरियल है इससे भी एक तरह की गंध छूटती है, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। हालांकि अस्थमा का कारण वो नहीं है, लेकिन एक अस्थमा जैसा मिलता जुलता रूप हम लोग महसूस होता है। तो ये इस ढंग से हैं। इसी प्रकार से कई बार अनाज बीनते हैं तब भी ये होता है, अनाज बरसाते हैं तो ऐसा होता है, खेतों में काम करते हैं तो होता है। ज़्यादातर जो है ना घास काटने वाली महिला इनको हो जाता है। इवन सरसों के खेत में कई बार ये एलर्जी देखी गई है। तो माहौल चेंज, हाँ, कुछ यूँ कह सकते हैं कि जिन मकान में, जिस गांव में अपन बोलते हैं ना उमस, ह्यूमिडिटी, गर्मी के साथ में और नमी रहती है, वहाँ निश्चित रूप से जो वातावरण है उसमें फंगस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है और ये बहुत बड़ा कारण बनता है। हो सकता है कई ऐसे सिटियों जहाँ पर की
प्रदूषण भी है, साथ में उमस भी बहुत ज़्यादा। जो जितने कोस्टल एरिया समुद्र किनारे अधिकांश बड़े बड़े शहरों में भी ये कारण देखा गया है। तो मुकेश मीणा जी हैं, उनका भी इसी तरह का सवाल था कमरे वाला, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो आपको उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। और आपको भी आज बर्थडे है तो शायद कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होंगे। उसके अलावा एक खास बात और है जो लोग देख रहे हैं वो कि आप देखते रहें, डॉक्टर साहब यहाँ पर प्रैक्टिकल एक सेशन भी करके बताएंगे आप लोगों को। जी, इलाज की तरफ देखिए, इलाज में अस्थमा में पहले जो कहा गया था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि वास्तव में प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें। और प्रिवेंशन से मतलब स्वच्छ भारत, साफ सफाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सफाई होगी तो मक्खी मच्छर नहीं होंगे, धूल नहीं होगी, तो जो इनहेलेंट जो श्वास के साथ जाते हैं वो चीज़ उसमें नहीं होगी। फिर कुछ किसी किसी एलर्जी खाने पीने से होती है, जैसे कॉमन है, कई बार देखा गया है कि मूंगफली है, अंडा है, सरसों तेल है, दूध है, किसी किसी को, मतलब ये कम है लेकिन किसी किसी को देखने को मिली है, इनका परहेज करना चाहिए। तो हम ये पता करें कि देखिए आज तारीख में जांच के लिए है ना, टेस्ट तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, बहुत से हैं, मतलब जो कि महंगे से महंगे भी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव भी है और कोई इस बात को मना नहीं कर पाएगा कि एलर्जी पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका है तो केवल बीमार को खुद के माहौल का अध्ययन करना जरूरी है। जिस वेश में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और घर में कैसा है, और यहाँ तक कि क्या जानवर पाल रखे हैं, और जैसे कई बार साबुन, तेल, इत्र, शैम्पू, ये सब स्टडी करें। और यदि पता लग जाए ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है तो हो सकता है उससे परेशान नहीं हो, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहला जाँच ये है उस चीज़ का उपयोग नहीं करें, उससे संपर्क में नहीं आए। यदि महीने भर तक हमने संपर्क नहीं किया, तबीयत ठीक रहती है, तो संभावना है कि वो उस चीज़ से अपने को एलर्जी हो। लेकिन उसको चला करके, मतलब अपन उससे बोलते हैं एक तरह से प्रोवोकेशन, हम चला के उसको प्रोवोकेट करते हैं, मतलब उस चीज़ का उपयोग करें दोबारा, और लगता है कि दोबारा सांस आ गया, तो निश्चित रूप से वही कारण है जो कि अस्थमा कारण है, उससे हमको अवॉइड करना चाहिए, और तो अपना लाइफ एक तरह से ठीक रहेगी। तो ये तो हुआ प्रिवेंशन। फिर इलाज की बात ऐसा है, आज भी न केवल गाँव में बल्कि आज भी पढ़े लिखे बहुत से लोगों में एक धारणा है कि जब भी सांस का दौरा आता है तो हमें इंजेक्शन डेक्सोना और डेरिफाइलिन ये लगाना चाहिए। तो दोस्तों, डेक्सोना डेरिफाइलिन का देखा जाए ना तो समय अब नहीं है। ये जब आधुनिक विज्ञान की उन्नति नहीं थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब इससे भी बेहतरीन दवाइयाँ जो शरीर के लिए नुकसान नहीं करती हैं और तुरंत काम करती है उपलब्ध हैं। इसलिए इंजेक्शन की स्टेज तो बीमारी की गंभीरता के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। यदि बहुत ही अधिक सीवियर केस हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा है और कई चीज़ें पैदा हो जाती है, तब तो फिर आईसीयू तक भर्ती होना पड़ता है। आईसीयू में ऑक्सीजन लगती है, वेंटिलेटर रखना पड़ता है, ड्रिप्स लगती है, इंजेक्शन लगते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ें तो एक अंतिम अवस्था के हिसाब है, लेकिन उसके पहले बहुत सी स्टेज ऐसी है जो तुरंत, देखिए अस्थमा के पेशेंट को जितना दिक्कत आती है उतना जल्दी तुरंत आराम भी होता है यदि ढंग से दवा दी जाए। इसलिए आज तारीख में ओरल मेडिसिन के साथ साथ, जो कि बहुत कम है तो सही ओरल मेडिसिन मुँह से लेने, साथ में कुछ दवाएँ ऐसी है जो कि सीधे लंग्स में दी जाती है, जिसे हम इनहेलर दवा कहते हैं। और इनहेलर जो दवा होती है वो ड्राई पाउडर होता है, लिक्विड होता है। अब ड्राई पाउडर को देने का तरीका ये, कई बार कैप्सूल होता है उसको ओडोलर्स देते हैं, इनहेलर पंप से देते हैं, न्यूबलाइज करते हैं। कई बार देखो ना बच्चों को गैस सुखाते हैं कि भाप दे दी, तो भाप नहीं है वो, उसमें दवा दी जाती है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो कि अब ये है। अब इसमें भ्रांतियाँ ये है कि एक बार हम जब कई बार सामान्य बीमार को ले देते हैं ये पंप ले लेना, तो वो पंप लेने से बचता है और यूँ कहते हैं इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मित्रों, जो इनहेलर दवा है वो आदि नहीं बनाती है, उससे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन चीज़ों में मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कि आप देखिए किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, तो ये तो सबको विश्वास है कि स्किन की प्रॉब्लम है तो कोई भी है ना, या चला करके या कोई डॉक्टर ले जाकर कंपाउंडर पूछेंगे और ट्यूब ले आएंगे, और ट्यूब लगाने से तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जब हम स्किन की बीमारी को सीधी सीधे दवा लग रहे हैं और आराम हो रहा है, तो लंग्स की बीमारी के लिए हम क्यों नहीं डायरेक्ट दवा देते? हमने नहीं, जिससे दिक्कत आ जाएगी आप तो गोली दो। तो गोली में और उस दवा में बहुत अंतर है, मात्रा में भी, उसकी असर करने की कैपेसिटी में भी, और शरीर को नुकसान करने के साइड इफेक्ट में भी। मैं ये कह सकता हूँ
कि जो ओरली दवा है, मुंह से दवा देते हैं, वही दवा ड्राई पाउडर में होती है या लिक्विड होती है, लेकिन मात्रा इतनी कम होती है, इतनी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो सीधे लंग्स में जाते हैं और तुरंत काम करते हैं, और विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में बीमार को लगता है मेरे को बीमार थी नहीं। इसलिए नई दवा से बचना नहीं चाहिए। मैं कुछ आपको जो नई दवा के प्रकार, ये डिवाइसेज हैं, उनको बताता हूँ। इसके पहले दो चीज़ बताना चाहूँगा कि इलाज में हम दो तरह दवा देते हैं, बीमार की गंभीरता देते हुए। इसके इलाज के लिए हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो रिसर्च करती है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है जिसे हम बोलते हैं गोल्ड लाइन्स। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ब्रोंकियल अस्थमा कंट्रोल, उसमें क्या है कि बीमारी की गंभीरता नापते हैं हम, और नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारी भाषा में क्लिनिकली देखते हैं, लेकिन साथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, ये इसे फूंक मारते हैं तो हर बीमार की जो है ना उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनता है, उसको हम देखते हैं। उससे तय होता है कि वास्तव में इसको अस्थमा का असर है नहीं। तो 1 सेकंड में कितनी हवा छोड़ते हैं, ये उसका असर है। सिंपलेस्ट तरीका जो कि घर में हम लोग बीमार को देते हैं, जैसे ऐसे। फिर एक स्पायरोमेट्री होती है। स्पायरोमेट्री में पहले तो मैनुअल होती थी और एक ड्रम वाली होती थी। अब तो कंप्यूटराइज आने लगी, तो कंप्यूटर से एनालाइज निकाल देते हैं कि 1 सेकंड में कितना है, सांस लेने दिक्कत है, छोड़ने दिक्कत है, कितनी देर तक सांस छोड़ता है। उन सब का अध्ययन करने के बाद में बीमारी की वह गंभीरता अपन तय कर लेते हैं। तो बीमारी पता करने का तरीका सिंपली ये, साथ में ये। हाँ, कभी कभी डॉक्टर तो और भी जांच बता सकते हैं, जैसे खून की जांच है या एक्सरे है, तो उसमें रूटीन में लिखने के साथ के अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि कोई कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्लड की जांच कराई, तो ब्लड की जांच में ये होती है रक्त कणिकाएँ, इयोसिनोफिल, वो मात्रा बढ़ती है, तो एलर्जी की संभावना ज़्यादा है। इसी प्रकार एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे में ये देखते हैं कि अंदर हवा का दबाव कितना है। कई बार क्या आराम तो हो गया, लेकिन अंदर जो है ना बेसिक चेंजेज होते हैं, दवा हवा अंदर भरी रहती है, वो उसको सिम्टम्स वाले नहीं हो, लेकिन उसकी काम करने की क्षमता को कम कर चुकी होती है। और कई बार क्योंकि सांस का दौरा बहुत तेज होता है, तो फेफड़े की झिल्ली है वो फट सकती है, फेफड़ा फट जाता है, हवा बाहर आ जाती है, तो वो दवा के बाद भी आराम नहीं होता। तो जब यदि प्रॉपर इलाज के बाद ठीक नहीं होता, तो निश्चित रूप से अस्थमा के अलावा और कोई कारण है ये हम ढूंढते हैं, जिसमें मुख्यतः कफ जमा होने से निमोनिया हो सकता है, साथ में लंग्स की जो पुरानी कमजोरी वो काम कर सकती है, पुरानी बीमारी हो। तीसरा, कई बार जो मैंने कहा फेफड़ा फट जाता है, ये होता है। ये तो हुआ। अच्छा, अब मैं डिवाइस के लिए कह रहा था कि आज की तारीख में इतने सारे प्रकार आ गए दवा देने के कि जो इसका असर है वो बहुत जल्दी होता है। उसका इम्प्रेशन में केवल ऐसा नहीं कि बीमारी आता है, कई प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो भी आते हैं, वो बिना पूरी जानकारी के दवा लिखते हैं, तो लिख तो देते हैं लेकिन उसका असर पर्याप्त नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दवा बहुत सिंपल है, लेकिन उसको तरीके से ली जाए तो निश्चित से आराम बढ़ेगा। मैं कुछ ये दो चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपने ये पंप देखा, अब मैं ये पंप है, इनहेलर पंप, इसमें ये दवा आती है और इसको अपन ऐसे रखते हैं। तो ये इसमें डोज काउंटर भी होता है, डिजिटल काउंटर जो आप बता रहे हैं, यहाँ डिस्प्ले होता है। अंतर इतना सही है, यहाँ डिजिटल डिस्प्ले होता है, इसमें कितना डोज बाकी है। इसमें जैसे हम दबाते हैं, कई बार क्या है कि जब नहीं समझाते तो लोग है ना इसको ऐसे लेते हैं, तो दवा नहीं निकलती है। ये तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा, ये ऐसे, तो इसको हिला करके मुंह में रखें। अब लेने का तरीका ये है कि पहले सांस बाहर छोड़ें, इसको मुंह में रखें, सांस लेना शुरू करें और इसी बीच में दवा दें और सांस लेते रहें। तो क्या होगा कि दवा जो है जहाँ आवश्यकता है फेफड़ा में गहराई तक जाएगी, और फिर जितना अपनी क्षमता है, परेशान नहीं हो, तब तक रोकना चाहिए। तो दवा वहाँ काम करती है और फिर सांस बाहर छोड़ें तो तुरंत काम करती है। अब चूँकि बीमारी जब एडवांस आती है उससे ज़्यादा देर सांस नहीं रोक पाए, लेकिन जितनी दवा जाएगी वो तुरंत काम करेगी। तो अगले 2-3 पंप के बाद में उसको लगेगा मेरा फेफड़ा खुल गया और काम करेगा। तो ये सिंपल जैसे ये है, तुझे मैं सांस छोड़ा, रखो, सांस लेना शुरू करें, फिर दवा छिड़कें, सांस लेते रहें, सांस रोकें, फिर दी छोड़ें। तो ये जो दवा है सांस से वहाँ जाएगी। यदि हम सांस नहीं लिया तो दवा गले में अटक जाएगी, या सांस लेते हुए छोड़ा तो ऊपर रह जाएगी। तो ये पर्याप्त जो दूरस्थ श्वास नलिका है वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। ये पंप का है। इसी प्रकार से कैप्सूल होते हैं, इसमें भी वो रखते हैं,
ये कैप्सूल उसमें रख देते हैं, ऐसा तोड़ते हैं, फिर बाद में ये है, इसमें काटने का है, इसमें कैप्सूल जो होता है उसमें पिन चुभती है, इसमें कैप्सूल रखते हैं, इसको घुमा देते हैं, कट जाता है। तो ये अलग अलग कंपनियों को अलग अलग महक आते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि एक कंपनी का कोई छोटी छोटी इसमें वेरिएशन करती है इसमें। अब जैसे एक ये है, इसमें स्ट्रिप आती है, तो ये आ गया, अब यूज़ करते हैं दोबारा आएगा, तो ये डोज अलग अलग बन जाता है। तो डिवाइसेज हैं। हाँ, जिन बच्चों को, बड़ों को दवा लेने में दिक्कत आती है, नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पंप को इससे पीछे लगा देते हैं, ऐसे लगा दिया, अब इसको दबा दो, तो क्या दवा इसमें रहेगी ना, तो बीमार सांस भले जोर से ले नहीं ले, जब भी सांस लेगा इसमें लेगा तो दवा अंदर चली जाएगी, जैसे इसमें लेता रहे, तो ये काम करेगा। अब ये जरूरी, ये जितने डिवाइसेज हैं, बीमार से भी हमें सहयोग की अपेक्षा रहती है। बीमार सांस टाइम पे नहीं लेगा, तरीके से नहीं लेगा, तो कैसा आराम होगा। हाँ, जब सीरियस हो जाता है तो ये काम कम करते हैं, फिर मशीन सांस देते हैं, अपन न्यूबलाइज बोलते हैं, जिसमें ऑटो में जाती है, और फिर वेंटिलेशन का भी होता है। तो उसमें तो फिर ये कि बीमार क्षमता नहीं तब भी दवा देते हैं, तो बीमार की गंभीरता से इलाज आगे बढ़ता है। अब वो इलाज में मैं ये कहना चाह रहा था कि अब दो तरह इलाज में बताया था। एक इलाज तो ऐसा है जो कि तुरंत राहत देगा, उसे बोलते हैं रिलीफर, सांस को रोकना या आराम देने वाला। एक होता है प्रिवेंटर। तो सांस को रिलीव करने के लिए तो जो अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग है, जिसमें आपने ज़्यादा नाम सुना होगा, अस्थलिन, लियोलिन, डियोलिन, और जो प्रिवेंटर है, वो प्रिवेंटर सीधे सीधे स्टेरॉइड की एक अलग से वो होती है, मोलिकुल होता है जो अलग गुण वाला होता है। वो फास्ट काम करता है, वो जल्दी काम करता है, वो लंबे समय काम करता है, किसी को दिन में 4 बार देना पड़ता है, दिन में 1 बार देना पड़ता है। तो वो होते प्रिवेंटर। प्रिवेंटर का मतलब है कि उसको जो श्वास नली है उसकी तैयारी ऐसे रहे कि एलर्जन संपर्क में आ जाए तब भी उसको दमे का असर नहीं हो। लेकिन ये हर बीमार के लिए अलग गाइडलाइंस बनी हुई है, किस बीमार को कितना डोज देना चाहिए, या हम लोग अलग अलग कुछ मानक तय हुए हैं, उस तय किए उससे करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे बीमार को दवा देते हैं, दवा लेते हैं, आराम हो जाता है और घर बैठ जाता है मस्त होकर के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दवा बंद करना या कम करना खुद तय नहीं करें, चिकित्सक से बात करके करें, जिससे कि आगे क्या करना है तय हो जाए, या आगे कोई दिक्कत नहीं आए। होता क्या है, जब बंद कर देते हैं दोबारा आते हैं तो उसका रोग जो है ना एक उससे ज़्यादा गंभीरता लिए होता है, और फिर वो फेफड़े जो हैं और कमज़ोर होते चल जाते हैं। तो चूँकि इसको पूर्णतः नियंत्रण किया जा सकता है, सिम्टम फ्री होता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं रहती। ऐसे बहुत सी हस्तियाँ हैं जिनको अस्थमा है, आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना मैं बताता हूँ। अमिताभ बच्चन जी को अस्थमा है, पीटी उषा को अस्थमा है, ये भी है ना कितनी तेज धड़क रही है। ऐसे अनेकों केस हैं। तो जीवन बिल्कुल सही चल सकता है, बशर्ते कि हम सही तरीके से इलाज को लेवें और सावधान बरतें। बहुत डिटेल में डॉक्टर साहब ने बहुत सारे जो सवाल थे उनका अपने आप में जवाब दे दिया, प्रैक्टिकली बता भी दिया है। जनरली होता नहीं है, इतना समय होता नहीं है डॉक्टर्स के पास में, तो इसलिए भी हम दोबारा से भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये थी डॉक्टर साहब इसमें सवाल कि ये जो दवाइयाँ हैं, अभी आपने डेमो भी बताया उनका, फिर और कोई शायद मेडिसिन वगैरह भी देते होंगे, है ना डॉक्टर? तो आप तो क्योंकि विशेषज्ञ है, तो इन दवाओं के सेवन से भी शरीर को नुकसान पहुँचता है क्या? जैसे मैंने पहले कहा ना, ये दवाएं जब मुंह से देते थे या इंजेक्शन देते थे तो निश्चित रूप से कुछ साइड इफेक्ट आते थे। अधिकांश श्वास रोग का अनुभव है जो आज से 5 साल पहले जिनको रहा होगा कि आस्थलिन टैबलेट आया करती थी, सालबुटामोल, अभी भी आती है, बहुत लोग लेते हैं। तो वो गोली दिन में 4 बार 3 बार लेते थे, 4 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम दिन में 3 बार, और लंबे समय तक लेते थे। तो उसके लेने से कईयों को आप देखा हाथ में कंपन आते थे, तो उसका साइड इफेक्ट है ये। लेकिन जब हमको आवश्यकता नहीं है तब भी वो पेट में जाती है, फिर रक्त में जाती है, लंग्स में, ब्रेन में सब जगह जाती है, तो जहाँ जहाँ जाएगी उसका असर आएगा। तो अब इसी दवा को जब हमने इनहेलेशन फॉर्म में ले लिया तो ये संभावनाएं बहुत कम हो गई है, बहुत ही कम केसेज में इनके साइड इफेक्ट आते हैं। इसी प्रकार से स्टेरॉइड जो होता है वो भी आप सब जानते हैं, स्टेरॉइड तो रामबाण दवा है, बहुत सी अनेकों बीमारियाँ जिसमें केवल हमको यही रास्ता रहता है, तो उसका भी डोज भी सीधे फेफड़े में जाता है, बहुत कम जाता है,
तो साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी सावधानी वश हम लोग है ना कुछ दवाएं सीमित रखते हैं, जैसे कि कोई हार्ट का पेशेंट है तो बीटा ब्लॉकर कम देते हैं। इसी प्रकार से किडनी का है या प्रेगनेंसी है तो कुछ दवाएं हैं जो सावधानी दी जाती है, वो हम ध्यान रखते हैं। ऐसे छोटे बच्चों में आजकल जो मुँह से और एंटी एलर्जी टेबलेट चल रही है मोन्टेलुकास्ट, वो हम लोग कम पसंद करते हैं, जिससे कि क्योंकि ऐसा नहीं नुकसान करती है, लेकिन अभी तो उसका सेफ्टी प्रोफाइल सामने आया नहीं है, तो जिन बच्चों को संभावना है उनको हम लोग उसको नहीं देते। ये इसके ताल्लुक से हो गया सवाल। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि अचानक से एक सवाल आया था, नाम तो नहीं देख पा रहा हूँ मैं, सॉरी, लेकिन एक सवाल ये था इसके अंदर कि अचानक से दौरा पड़ जाए, है ना, और तो उस वक्त में कुछ किट रखना चाहिए या मतलब एकदम होश भी आदमी के उड़ जाते हैं, अचानक से हो जाए तो क्या कुछ होना चाहिए, अकेला है अगर वो, मान लीजिए। अस्थमा का जो दौरा है अचानक तो होता है, लेकिन अचानक में भी कुछ समय सीमा होती होगी, ऐसा नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ महसूस हो रहा है, टाइटनेस है, भारीपन है, ये महसूस होता है, तो ऐसे हालत में निश्चित रूप से अस्थमा पेशेंट्स जो हैं, जो रेगुलर बीमारी के बारे में जानकर रखते हैं, उनको पंप रखना चाहिए और तुरंत सांस लेना चाहिए, जिससे आराम मिलता है। और चूँकि बीमारी बढ़ रहे हैं तो फिर वो अलग लाइन में जाएगा, लेकिन तुरंत इसको हमें रिजल्ट देंगे तो तुरंत मतलब विदिन सेकेंड्स को आराम आएगा, ये मेरा आपसे कहना है। अब तुरंत ये जो अटैक जो होते हैं, ये कब आया, जिसमें होता है ना आपको काम करने का माहौल अलग है, मौसम बदल गया, उमस आ गई, इसमें सावधान बरतें। एक यहाँ पर ये सवाल आया था कि जैसे और भी कोई मतलब इलाज हो सकते हैं क्या देसी, जैसे हमने भी कुछ नोट्स में तैयार किया था, जैसे कुछ अदरक है, लहसुन, लौंग, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनसे भी कोई घरेलू नुस्खे हैं क्या, टोटके कुछ इस तरह के घरेलू नुस्खे हैं क्या? इस बारे में तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कोई आयुर्वेद का विषय हो गया इसलिए, लेकिन जो मैंने देखा ना कि कई बार दूध में हल्दी घोल के पिलाते हैं, तो मेरा ये मानना कि शायद हल्दी में एंटीसेप्टिक या एंटीऑक्सीडेंट या ये जो कहते हैं कि बॉडी को इम्यून को सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता होती है, क्यों असर तो देखा गया है, इसलिए ये आयुर्वेद विषय ज़्यादा बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ चूँकि बात पूर्णतः होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ कि श्वास रोगी जो हैं उनको निश्चित रूप से कुछ व्यायाम करने से लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि देखिए अनुलोम विलोम जो चल रहा है, प्राणायाम चल रहा है, कपालभाति, ये ऐसे व्यायाम है जो कि लंग्स की पावर को बढ़ाते हैं, तो इनसे तो निश्चित रूप से लाभ होता होगा, मैं ये मानता हूँ। हालांकि अध्ययन हमारा उस स्तर पर नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें निश्चित रूप से आराम पड़ती है। डिवाइसेस भी हो गया, लक्षण और कारण हो गए, आपके सवालों के भी इंतज़ार हैं और डॉक्टर साहब लाइव जवाब दे रहे हैं, और आप भी अपने सवाल इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब अपनी बीच में बातें रखते रहेंगे जी। अब मैं कुछ ऐसी बात करूँगा जो कि अपन को प्रैक्टिकली ध्यान देने ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि अस्थमा है, दवा दे रहे हैं, फिर भी आराम नहीं हो रहा, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो कि हमको ध्यान देने चाहिए। देखो मित्रों, ऐसा है कि सामान्यतः तो कारण पता लग जाता है, लेकिन चूँकि एलर्जी का बीमारी है, तो एलर्जी जो सबसे पहले नेजल एलर्जी, आँखों में खुजली, नाक में पानी, तो जब तक जुकाम भी ठीक नहीं होती है तब तक अस्थमा का असर है ना, आराम पूरा नहीं होता, इसलिए साथ में अपर रेस्पिरेटरी जुकाम का इलाज भी पूरा होना ही चाहिए। कुछ केसेज में देखने को आया है कि बॉडी में और भी बदलाव होते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कम काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म, उनको जब अस्थमा होता है तो अस्थमा तो ठीक होता है, लेकिन चूँकि थायराइड का बॉडी का वेट बढ़ा होता है, इस कारण से वो जो है ना ऑब्जेक्टिव हमें जो महसूस होना वो चीज़ नहीं होती, तो उसका भी इलाज साथ में चलना चाहिए। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, तो और कारण देखना चाहिए। कई बार आपने कहते हैं गैस बनती है, तो गैस का मतलब एसिडिटी जो होती है, उन केसेज में भी अस्थमा साथ में कई बार होता है, इसलिए एसिडिटी को कंट्रोल करना जरूरी है। उसके लिए एलोपैथी दवा था ही, लेकिन साथ में मैं समझता हूँ कि एसिडिटी नहीं बढ़े, इसलिए जो पर्याप्त आहार होता है, मिर्ची, मसाले, बेसन, तली चीज़ें, ये अवॉइड करना चाहिए। समय पर खाना खाना चाहिए, भूख 4 रोटी की है तो 2.5 खाएं, 3 खाएं, लेकिन उसको कम करने का तरीका यही है। बाकी दवाओं से तो लंबा चलता है, और क्योंकि एसिडिटी को कंट्रोल ही करना चाहिए जब तक कि कोई कारण नहीं आता, तो दोनों प्रिवेंटेबल हैं, कंट्रोल करने वाली है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि वो रेगुलर दवा लेगा तो। ठीक है।
डॉक्टर साहब एक सवाल और है जो मैंने जो सर्वे बताया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी और भारत सरकार भी जो इस बारे में फिक्रमंद है कि 25% जो है वो अचीवमेंट होना है, आकस्मिक जो मौतें होती हैं उन पर कंट्रोल पाना है। तो अवेयरनेस के कुछ तो प्लान होने चाहिए। जैसे एक इनिशिएटिव था, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ आपने अवेयर किया, मीडिया में आया। आज हम लोग ये इनिशिएटिव लेकर के और हम ये कुछ जनता के सामने कोई बात रख रहे हैं, आम जन के सामने। तो ऐसे ही इनिशिएटिव्स तो निचले लेवल तक जाने चाहिए ना। फिर जो इस मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, या जिन गाँवों में खासतौर से पोल्यूटेड गांव होंगे या जो खेती में भी जो उस प्रॉब्लम आती है, उन तक भी तो ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए ना। तो उसकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हुआ तो वो आप बताएं, या फिर गवर्नमेंट को भी कुछ लेना चाहिए, उसके लिए कुछ सुझाव भी होना है आपकी तरफ से। आपने बहुत अच्छा ये विषय रखा है। देखिए, अस्थमा कंट्रोल नाम से तो कोई ऐसा अभियान अभी स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन बीमारी कंट्रोल हो तो उसके लिए जैसे अभी रेस्पिरेटरी के लिए उन्होंने और अभी गए बजट में 2022 तक टीबी फ्री इंडिया रखा है। तो ये चीज़ें निःशुल्क अच्छी रहेंगी। पर जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपको ध्यान हो कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, उसके साथ में एक वायरस और था, मच्छर जनित वायरस, वो बीमारी साथ में हो गई, मतलब समाप्त हो गई। तो अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, सफाई अभियान है, यदि हम इस पर पूरा ध्यान दें तो वातावरण में जो प्रदूषण का माहौल है कम होगा, तो निश्चित रूप से इन बीमारियों में कमी आएगी। क्योंकि मक्खी मच्छर नहीं होंगे, उमस नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, तो फर्क तो पड़ेगा। तो अपनी जो वातावरण को सुधार करें, मैं तो यही कहता हूँ। गवर्नमेंट प्रशासन, गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ इनिशिएटिव लेकर के कुछ करना चाहिए। एक ये तो अपनी तरफ से हो गया, अब थोड़ा सा और कोई सुझाव आप देना चाहें? व्यक्ति से तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मैं तो कई बार है ना छोटे छोटे गाँव में जाकर के कैंप लगाता हूँ, उस बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। और मेरे यहाँ भी मैं एक जब लगता है कि बीमार कोई अति आवश्यकता हो, समय निकाल करके और ये हैंडेशन देता हूँ। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी, और जब पेशेंट आता ना, क्योंकि देखिए जो केस है वही हमारे सबसे बड़ा उस प्रोग्राम का, उस बीमारी का पैम्पलेट भी है, प्रचारक भी है। यदि किसी को रोग है तो उसको जो आराम होगा या उसका जो व्यवहार होगा वही लोगों को जाकर बताएगा। तो सामान्य जनता में तो एक मैसेज जा सकता है, लेकिन साथ में यदि बीमार को हम तरीके से पूरी बात समझाएंगे, बीमारी है, क्यों है, कैसे होती है, क्या करना है, इन सब पूरी जानकारी देंगे, तो वो जिनको भी बताएगा ना, तो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आई और तकरीबन हम पौन घंटे से आप लोगों के साथ में हैं। डॉक्टर साहब का भी समय कीमती है, तो हम यहीं पर इसको कंक्लूड करेंगे। और भी आपके कुछ सवाल हों तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में अभी भी पूछ सकते हैं, और इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी हम डॉक्टर साहब से भी उन सवालों को इकट्ठा करके और आपके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर से जो मैंने जो शुरुआत में एक रिसर्च आपके सामने रखा था, वो भी रमाकांत जी का, कि अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद से जो है ये संक्रमित हो रहे हैं लोग, और असंक्रामक रोग और संक्रामक रोगों के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा ये जो दमा और जिस इशू पर हम लोग बात कर रहे हैं, अस्थमा पर, ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ में फैल रहा है। वहीं हम लोगों ने भारत देश ने भी तरक्की की है और कई इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया, वो हैं। फिर भी इसके बावजूद भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जनता जो है, आम जन, उनकी ये जिम्मेदारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया या और भी सफाई की जो मुहिम चलती है, उन सफाई और सुथराई में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। वहीं प्रशासन और सरकार को भी ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए बार बार, बहुत सारी कैंपेन्स के जरिए, स्टिकर्स और डिजिटल स्टिकर्स और डिजिटल कैंपेन्स के जरिए, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, जो निचले लेवल तक जो एक आखिरी आदमी है हमारा समाज का, उस तक भी ये कम्युनिकेट होना चाहिए। और एक कैंपेन इस तरह की भी चलानी चाहिए कि जैसे अभी हम लोग जैसे 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एंटी पोलियो, और इस तरह का ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यही कुछ सुझाव हैं। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करेंगे प्लीज़? अभी ध्यान आया, जैसे अभी स्मोक फ्री चूल्हा, गांव में चूल्हा नहीं होकर के गैस उपयोग, अब ये भी उसी दिशा में बढ़ाया कदम है। यदि घर में धुआं वाला चूल्हा नहीं होगा तो महिलाओं को उससे सामना नहीं करना पड़ेगा, तो श्वास रोग डेफिनेटली कम होंगे। तो ये गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्टेप्स है, उसमें ये भी है कि जो गैस का उपयोग बढ़ाने का किया गया है, महिलाओं को प्रॉब्लम साथ में, ये उसी दिशा में बढ़ाया कदम। जी,
एक चीज़ यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे बाहर निकल रहे हैं आप, तो हेलमेट तो सुरक्षा की दृष्टि से होता ही है, तो आप हेलमेट पहन के निकले, ना कि पुलिस वाला आपके फाइन कर देगा, बल्कि वो भी आपको पोल्यूशन से मुक्त रखेगा। वैसे ही ढक के आप जो है ना अपने चेहरे को ढक करके निकलें, गर्मी भी ज़्यादा है, धूप भी बहुत है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का जो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उनका भी आप ध्यान रखिए, और इसी तरीके की फिर और कोई बात होगी, कोई और डिबेट होगा, कोई और स्टोरी होगी, और सवाई माधोपुर ऐप जो है फिर इसी क्षेत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें करने में उत्सुक है। आपके सुझाव, आपकी क्रिटिक्स हमेशा आमंत्रित हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको मोइन खान जी और हिमांशु त्रिवेदी और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम सबके नहीं ले पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं, सब आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं और यहाँ आने के लिए भी जो है आपको बधाई और मुबारकबाद दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे ही समय समय पर हमारे ये ऐसी आशा करते हैं कि आप आते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, इतनी देर तक आपने हमको देखा और बहुत सारी जानकारी ली, बहुत बहुत धन्यवाद।